हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको सैयद वंश की स्थापना के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियोज में मैंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, इन तीन राजवंशों के बारे में बताया। ये तीनों राजवंश तुर्क थे। हम देखते हैं कि तुर्क सत्ता का इस प्रकार से दिल्ली में समाप्ति हो जाती है और सैयद वंश की स्थापना हो जाती है। सैयद चूंकि तुर्क नहीं थे और इनके बाद आने वाला लोधी राजवंश वो भी अफगान थे, वो भी तुर्क नहीं थे। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में तुर्क सत्ता की समाप्ति तुगलक वंश की समाप्ति के साथ ही हो जाती है। अब ये सैयद कौन थे? तो सैयद के बारे में जो ऐतिहासिक स्रोत है तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरिंदी के द्वारा लिखा गया है। तो तारीख मुबारक शाही से हमें सैयदों के बारे में पता चलता है। तारीख मुबारक शाही से हमें पता चलता है कि जो ये खिज्र खां थे, सैयद थे, ये लोग स्वयं को पैगंबर का वंशज होने का दावा करते हैं। ये सारी बातें बताई गई हैं। तो इसके संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य हम बता सकते हैं वो ये है कि मलिक मर्दान फिरोज तुगलक का एक अमीर था जो मुल्तान में स्थापित था। उसका पुत्र होता है, दत्तक पुत्र होता है मलिक सुलेमान को फिरोज तुगलक के द्वारा मुल्तान का गवर्नर बनाया जाता है और उसकी मृत्यु के बाद, मलिक सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खिज्र खां मुल्तान का गवर्नर बनाया जाता है फिरोज के द्वारा। मैंने आपको बताया था फिरोज ने चूंकि सारे पद वंशानुगत कर दिए थे, तो स्वाभाविक है कि मलिक सुलेमान की जब मुल्तान में मृत्यु होती है तो उसके पुत्र को भी मुल्तान का इख्तियार बना दिया जाता है, गवर्नर बना दिया जाता है। इस तरह से खिज्र खां मुल्तान का गवर्नर बनता है। अब जहां तक सैयद होने का जो सवाल है, पैगंबर के वंशज होने का सवाल है, तो इस संबंध में होता क्या है? तारीख मुबारक शाही में उल्लेख मिलता है कि मलिक मर्दान ने एक बार सैयद वंश के जो प्रधान होते हैं सैयदों के, जलालुद्दीन बुखारी, उन्हें अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया और जब वो भोजन कर लेते हैं तो खिज्र खां के छोटे भाई से उनके हाथ धुलाने के लिए कहा जाता है जलालुद्दीन बुखारी के। लेकिन जलालुद्दीन बुखारी ये कहकर मना कर देते हैं कि ये सैयद है, इसलिए इसे ऐसा काम न कराया जाए। और इसके अलावा जो दूसरा उदाहरण है, दूसरा साक्ष्य है, वो ये है कि तारीख मुबारक शाही में उल्लेख मिलता है खिज्र खां में वचनबद्धता, कर्तव्य परायणता और अतिथियों का स्वागत, इसके अलावा वीरता, ये सारी बातें जो हैं, सारे गुण हैं वो प्राप्त होते हैं। ये समस्त गुण केवल सिर्फ और सिर्फ सैयदों में ही प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो खिज्र खां को इस प्रकार से सैयद बताया गया है। अब खिज्र खां के बारे में अगर बताया जाए तो जब ये खिज्र खां गवर्नर बनता है मुल्तान का, हम देखते हैं उसके बाद जब फिरोज तुगलक का की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली में जिस तरह की अस्थिरता उत्पन्न होती है, उस अस्थिरता के अंतर्गत जिस तरह से दिल्ली में मल्लू इकबाल पावरफुल वजीर बनके, शक्तिशाली वजीर बनकर उभरता है। हम देखते हैं मल्लू इकबाल का भाई होता है सारंग खां क्या करता है, दीपालपुर में होता है और खिज्र खां से मुल्तान को छीन लेता है, मुल्तान से इसे पलायन करने के लिए विवश करता है। खिज्र खां भागकर मेवात में शरण लेता है और इस तरीके से मुल्तान इसके हाथ से छीन लिया जाता है। अब हम देखते हैं जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार करते हुए सारंग खां को पराजित करते हुए जब ये आगे बढ़ता है और दिल्ली पर जब आक्रमण करता है, तो इस समय अपने स्वर्णिम अवसर को देखते हुए खिज्र खां तैमूर लंग का साथ देता है इस आक्रमण में, इस दिल्ली की लूटपाट में। अब जब साथ देता है तो स्वाभाविक है जब ये तैमूर लंग दिल्ली की लूट, भारत की लूट के बाद जब वापस जाता है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि किस प्रकार से तैमूर लंग के द्वारा जाने से पहले एक लाहौर में दरबार का आयोजन किया जाता है। उस दरबार के आयोजन में
अपने अमीरों को, अपने सहायकों को तमाम तरीके से पुरस्कृत किया जाता है। उन्हें विभिन्न प्रकार की जागीरें, विभिन्न प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। उसी क्रम के अंतर्गत खिज्र खां को भी लाहौर, दीपालपुर और मुल्तान की सूबेदारी मुल्तान का की गवर्नरशिप प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से तैमूर लंग के जाने के बाद खिज्र खां दीपालपुर, लाहौर, मुल्तान का गवर्नर बन जाता है और दिल्ली पर भी अपने प्रतिनिधित्व का दावा करता है तैमूर लंग के प्रतिनिधि होने के नाते। तो इस प्रकार से होता क्या है, इसी के अंतर्गत खिज्र खां दिल्ली में मल्लू इकबाल की हत्या करता है 1405 में। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब दिल्ली में तुगलक वंश की समाप्ति होती है और दिल्ली में दौलत खां लोधी, दौलत खां का अधिकार हो जाता है, उसको दौलत खां को ये खिज्र खां के द्वारा पराजित किया जाता है, उसका दमन किया जाता है और इस प्रकार से दिल्ली की गद्दी पर अधिकार किया जाता है। तो हम देखते हैं खिज्र खां इस प्रकार से सैयद वंश का संस्थापक होता है। ये क्या करता है, सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं करता। देखिए, आपको सैयद वंश के बारे में बता दें, इसमें एग्जाम के दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है, बहुत थोड़े से फैक्ट हैं जिन्हें आपके लिए याद रखना आवश्यक है। लेकिन इस संपूर्ण कहानी को आपके इतिहास के सीक्वेंस को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, इसलिए ये सारी बातें बताना आवश्यक है जिससे आपको ये फैक्ट याद हो सकें और आप संपूर्ण इतिहास को समझ सकें। समझने के साथ ही आपको फैक्ट याद करना आसान हो सकें। तो चलिए चलते हैं, खिज्र खां की बात करते हैं। तो खिज्र खां क्या करता है, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता, ये रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहता है। और क्या करता है, ये स्वयं को तैमूर लंग का प्रतिनिधि घोषित करता है भारत में और तैमूर लंग के नाम पर ही शासन चलाता है, सिक्कों में भी उसके नाम को अंकित करवाता है। ये सारी बातें होती हैं। और खिज्र खां जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो हम देखते हैं कि संपूर्ण अव्यवस्था दिल्ली से लेके पंजाब तक, दिल्ली से लेके दोआब तक, संपूर्ण क्षेत्र में तमाम तरीके की अव्यवस्था फैली होती है और इस अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए इसके द्वारा अभियान चलाए जाते हैं। हम देखते हैं होता क्या है, दोआब में जबरदस्त विद्रोह की स्थिति होती है। कटेहर, बदायूं, कंपिल, इटावा, चंदावर, पटियाली, इन संपूर्ण क्षेत्रों में, बयाना, ग्वालियर, मालवा, ये तो मालवा तो स्वतंत्र स्थिति में था। इन सभी स्थितियों में, सभी परिस्थितियों में हम देखते हैं दोआब में एक प्रकार से विद्रोह की स्थिति होती है, राजस्व को वसूल करना मुश्किल होता है। तो अभियान किया जाता है। अभियान ये संपूर्ण क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रकार से राजस्व वसूली के लिए ही अभियान चलाया जाता है। और ये राजस्व वसूली का अभियान कहीं कहीं किसानों की लूटपाट में भी परिवर्तित होता दृष्टिगत होता है। हम देखते हैं कि कई जगह किसानों की लूट करके इस राजस्व की भरपाई की जाती है। तो इस प्रकार से फिर क्या होता है कि खिज्र खां के द्वारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, इसकी उपाधि धारण करता है और अपने विद्रोहियों पर काबू करने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं इसके बाद इसका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। यह क्या करता है, यह रैयत आला की उपाधि से संतुष्ट नहीं होता है। यह स्वयं को तैमूर या उसके पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि नहीं बताता है। यह स्वयं को सुल्तान घोषित करता है और केवल खलीफा के प्रति ही निष्ठावान होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये सिक्कों पर भी खलीफा के नाम को अंकित करता है और ये अपने खिज्र खां के उत्तराधिकारियों में योग्यतम सुल्तान माना जाता है। इसके समय में हम देखते हैं कि इसके जो प्रमुख प्रतिद्वंदी होते हैं वो पंजाब, मालवा और जौनपुर के राज्य होते हैं। पंजाब दिल्ली सल्तनत के पश्चिमोत्तर में था और मालवा दिल्ली सल्तनत के दक्षिण में था, जौनपुर दिल्ली सल्तनत के पूर्व में था। इसी से आप दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य विस्तार की सीमाओं को समझ सकते हैं। जिस दिल्ली सल्तनत की सीमाएं कभी मावर तक जाती थी, मदुरा तक जाती थी, आज वो दिल्ली सल्तनत के दक्षिण में मालवा राज्य है, पूर्व में जौनपुर राज्य है और पश्चिम में पंजाब की स्थिति है। तो दिल्ली सल्तनत एक प्रकार से दिल्ली और दिल्ली से
सटे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी दोआब तक सीमित होकर रह जाता है। अब इसके प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं और यही प्रमुख शत्रु हैं जो दिल्ली सल्तनत के लिए एक संकट बने हुए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत भी भारत के विभिन्न प्रांतीय राज्यों की तरह एक प्रांतीय राज्य के समकक्ष ही बनकर रह जाता है। अब इसके समय में क्या होता है, इसके समय फिर से पुनरावृत्ति होती है। दोआब में विद्रोह होता है। दोआब के संपूर्ण क्षेत्र कटेहर से लेकर पटियाली तक, इटावा तक, इस संपूर्ण क्षेत्र में फिर से विद्रोह होता है। हम देखते हैं कि कंपिल के और बदायूं के राठौरों का इसके द्वारा दमन किया जाता है। हरि सिंह कटेहर के शासक होते हैं, उन्हें पराजित किया जाता है और राजस्व को वसूल करने के लिए वहां की जनता को लूट लिया जाता है। ये सारे काम होते हैं। मेवात क्षेत्र भी विद्रोह की स्थिति में है, तो हम देखते हैं मेवात और बयाना के विरुद्ध भी अभियान चलाए जाते हैं और इन्हें भी काबू में करने का प्रयास किया जाता है। इसके समय में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो होता है जौनपुर से संघर्ष। जौनपुर से संघर्ष क्यों होता है, हम देखते हैं जौनपुर का जो सरकी शासक होता है वो काफी इस समय महत्वाकांक्षी होता है। उसकी महत्वाकांक्षाएं संपूर्ण बुंदेलखंड से लेके मेवात क्षेत्र तक को अपने जौनपुर राज्य में सम्मिलित करने की होती हैं। इसी क्रम में वो कालपी तक आगे बढ़ता है और ऐसी स्थिति में मुबारक शाह के द्वारा उसका इटावा क्षेत्र में मुकाबला किया जाता है। दोनों सेनाओं का संघर्ष होता है इटावा क्षेत्र में और बाद में हम देखते हैं अनिर्णायक स्थिति में ही जौनपुर के सुल्तान के द्वारा अपनी सेनाओं का पीछे हटा लिया जाता है, पलायन कर जाता है इटावा क्षेत्र से। और इस प्रकार से वो जौनपुर की सीमा विस्तार की नीति को रोकने में मुबारक शाह सफल होता है। अब क्या होता है, मुबारक शाह चूंकि अपने वंश का योग्यतम सुल्तान था तो स्वाभाविक है कि वजीर से उसका टकराव था। ऐसी स्थिति में जो दिल्ली सल्तनत का वजीर होता है सरवर और मुल्क, इसके द्वारा षड्यंत्र किया जाता है। ये जो सरवर और मुल्क होता है वास्तव में एक हिंदू था, मलिक स्वरूप। ये मलिक स्वरूप ही कन्वर्ट होकर मुस्लिम बनता है और सरवर और मुल्क की उपाधि से वजीर बनता है। इसके द्वारा मुबारक शाह को मारने का षड्यंत्र किया जाता है और इसे मारने का जो षड्यंत्र किया जाता है मुबारक शाह को एक सिद्धपाल जो हिंदू था उसके माध्यम से मुबारक शाह की हत्या करवा दी जाती है। मुबारक शाह की जब हत्या करवा दी जाती है तो स्वाभाविक है कि इसका वर्चस्व सल्तनत में और अधिक बढ़ जाता है। अब हम मुबारक शाह की अगर उपलब्धियों की बात करें तो हम देखते हैं मुबारक शाह के द्वारा मुबारकाबाद नगर की स्थापना की गई। दिल्ली में ही, यमुना के तट पर, दिल्ली के पास ही जब इसकी हत्या की गई है तो वास्तव में यह मुबारकाबाद नगर के निरीक्षण के लिए ही गया हुआ था। उसी समय इसकी हत्या कर दी जाती है, सर कलम कर दिया जाता है। और इसका क्या हुआ है, सर हिंदी याहिया बिन सर हिंदी जिन्होंने तारीख मुबारक शाही की रचना की है उसकी सर हिंदी को संरक्षण भी मुबारक शाह के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी शाह की उपाधि भी इसने धारण की थी मुबारक शाह ने। अब मुबारक शाह के बाद हम देखते हैं मोहम्मद शाह शासक बनता है जो इसका भतीजा था और दत्तक पुत्र था। जो मोहम्मद शाह शासक बनता है तो मोहम्मद शाह ने सरवर और मुल्क को दंडित करने के बजाय खाने जहां की उपाधि से विभूषित किया है। उसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि सरवर और मुल्क को दंडित करने में वो सक्षम नहीं था और दूसरा उसका डायरेक्ट इसमें लाभ हुआ था। तो खाने जहां की उपाधि देता है सरवर और मुल्क को, लेकिन होता क्या है, सरवर और मुल्क अत्यधिक अनियंत्रित होता जाता है। अपने चहेतों को दोआब क्षेत्र में तमाम जागीरें प्रदान की जाती हैं, इक्ते प्रदान किए जाते हैं और इस प्रकार से अमीरों में एक विरोध, एक असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है और वजीर स्वयं को असंतुष्ट महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसी कंडीशन में वजीरों के द्वारा, अमीरों के द्वारा क्या होता है कि अमीर लोग इसके विरुद्ध षड्यंत्र का आयोजन करते हैं, सरवर और मुल्क के विरुद्ध, और कमाल उल मुल्क के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है एक अमीर के द्वारा। और इस षड्यंत्र में सुल्तान मोहम्मद शाह स्वयं सम्मिलित होता है और इस प्रकार से सरवर और मुल्क की हत्या कर दी जाती है कमाल उल मुल्क के द्वारा और कमाल उल मुल्क को पुरस्कृत किया जाता है।
उसे वजीर बना दिया जाता है, वजीर नियुक्त कर दिया जाता है। इसके समय में क्या क्या काम हुआ है, और जो सिद्धपाल वगैरह थे वो भी अपने परिवार सहित जल के नष्ट होते हैं। इस प्रकार से दमन किया जाता है इसके समर्थकों का, सरवर और मुल्क के समर्थकों का भी दमन कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके समय में जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो क्या होते हैं। एक तरीके से हम देखते हैं कि मोहम्मद शाह जो होता है अपने वजीर का और अपने अमीरों की एक कठपुतली बनकर रह जाता है, उनके हाथ का एक खिलौना बनकर रह जाता है। पहले सरवर और मुल्क का वर्चस्व रहता है, फिर बाद में कमाल और मुल्क का वर्चस्व स्थापित होता है। इस प्रकार से ये मोहम्मद शाह एक कठपुतली की तरह राज्य करता है। हम देखते हैं इसके समय में क्या हुआ। महमूद खिलजी जो मालवा का शासक था, उसका इतना अधिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं कि वो दिल्ली पर अधिकार करने का सपना देखता है और दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, मोहम्मद शाह जो होता है मुकाबला करने में अक्षम होता है, लेकिन सरहिंद से बहलोल लोदी जो इसका इख्तियार होता है उसे सहायता के लिए आमंत्रित करता है। बहलोल लोदी आता है और महमूद खिलजी को बाकायदा एक धोखे से उसे पराजित करता है। जब महमूद खिलजी पराजित होके फिर से पलायन कर जाता है, मालवा चला जाता है, और ऐसी स्थिति में बहलोल लोदी का दिल्ली में अत्यधिक प्रभाव स्थापित हो जाता है। अमीरों में जो भी दिल्ली सल्तनत के अमीर और इख्तियार हैं, सबसे शक्तिशाली बनकर बहलोल लोदी उभरता है। अब सुल्तान के द्वारा क्या किया जाता है, मोहम्मद शाह के द्वारा उसे पुत्र कहकर संबोधित किया जाता है और खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि बहलोल लोदी धीरे धीरे संपूर्ण पंजाब में अपना वर्चस्व स्थापित करता है और जसरत खोखर से इसका भी मुकाबला होता है। बाद में दोनों आपस में एक दूसरे से एक संधि टाइप की कर लेते हैं और बहलोल लोदी दिल्ली का महत्वाकांक्षी होता है। इसे स्वाभाविक है कि खोखर से उसका अधिक विरोध नहीं होता है, खोखरों से। अब ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन आलम शाह शासक बनता है दिल्ली का। ये अपने वंश का सबसे अयोग्य सुल्तान था, यही इसकी विशेषता थी। इसके समय में क्या होता है हम देखते हैं, इसका वजीर से विरोध हो जाता है। जब शासन पर कुछ अपना वर्चस्व स्थापित करने की या शासन अपनी इच्छा से चलाने की का प्रयास करता है तो स्वाभाविक है वजीर से विरोध हो जाता है। वजीर हिसाम खां था या हमीद खां था, इसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि इससे वजीर से विरोध हो जाता है और उस विरोध के कारण ही हम देखते हैं कि ये बदायूं पलायन कर जाता है। अपनी आत्मरक्षार्थ कह सकते हैं, आत्मरक्षार्थ षड्यंत्रों से बचने के लिए अपनी प्राण रक्षा में ये बदायूं पलायन कर जाता है। बदायूं इसका पहले से ही एकता रह चुका था, इसकी व्यक्तिगत जागीर थी, तो ये बदायूं में पहुंच जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, दिल्ली का शासन इसने अपनी पत्नी के दो भाइयों को सौंप दिया था। उन दोनों भाइयों के मध्य में संघर्ष होता है और संघर्ष की स्थिति में इस भ्रातृ युद्ध में, भाइयों के युद्ध में एक भाई मारा जाता है और दूसरे भाई को दिल्ली की जनता के द्वारा मार दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जब दिल्ली सुल्तान विहीन हो जाती है, ऐसी स्थिति में दिल्ली की जनता के द्वारा और दिल्ली के अमीरों के द्वारा बहलोल लोदी को दिल्ली में व्यवस्था स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बहलोल लोदी ऐसे सुअवसर में किंचित विलंब नहीं करता है, तनिक भी देर नहीं करता है और इतनी शीघ्रता से दिल्ली में प्रवेश करता है कि उसकी अधिकांश सेना भी पीछे छूट जाती है और दिल्ली में आके वो व्यवस्था स्थापित करता है, तमाम लोगों का वध करवाया जाता है। और ऐसी स्थिति में बहलोल लोदी के द्वारा बदायूं से अलाउद्दीन आलम शाह को दिल्ली की गद्दी के लिए आमंत्रित किया जाता है। बहलोल कहता है कि जो भी व्यवस्था वो कायम कर रहा है वो सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह को दिल्ली में स्थापित करने के लिए कर रहा है। तो अलाउद्दीन आलम शाह को वो आमंत्रित करता है, लेकिन अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली सल्तनत में भूतकाल में होने वाले विभिन्न षड्यंत्रों और उन षड्यंत्रों के द्वारा किस तरीके से तमाम कठपुतली सुल्तान
जो बलि के बकरा बनाए गए थे, मारे गए थे, इस सब से बखूबी परिचित था। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली में सुल्तान की गद्दी पर बैठने से इनकार कर देता है, प्राप्त करने से इनकार कर देता है और बहलोल से कहता है कि चूंकि बहलोल को उसके पिता ने पुत्र कहकर संबोधित किया था तो वो उसका ज्येष्ठ भ्राता है, इसलिए दिल्ली की गद्दी उसे मेरे द्वारा सौंपी जाती है और वही दिल्ली का सुल्तान बन सकता है। मैं बदायूं में ही प्रसन्न हूं और बदायूं में ही रहना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में बहलोल लोदी को हम कह सकते हैं कि विवश होकर दिल्ली का सुल्तान बनना पड़ सकता है। ये एक कटाक्ष हो सकता है। वास्तव में उसके लिए ये बहुत अच्छा अवसर था जो दिल्ली में उसे सुल्तान की गद्दी अमीरों द्वारा आमंत्रित करके प्रदान की गई और दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा भी उसे सुल्तान मान लिया जाता है। इस तरह से दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना होती है और जब अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं में बना रहता है, बदायूं में इसका जो राज्य होता है हम देखते हैं गंगा नदी के किनारे खैराबाद से लेके हिमालय की तराई तक इसका एक छोटा सा राज्य या छोटी सी एकता कह सकते हैं, जिसमें ये प्रसन्नता पूर्वक रहकर अपना जीवन व्यतीत कर देता है और 1476 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इसके समय में सैयद वंश के समय में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें हम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो देखते हैं सैयद वंश के इतिहास के बारे में हमें तारीख मुबारक शाही से पता चलता है। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखी गई है। खिज्र खां इस वंश का संस्थापक होता है। रैयत ए आला की उपाधि उसने धारण की है, सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं करता है और तैमूर के बाद उसके पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि स्वयं को बताता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं खिज्र खां के समय में औपचारिक रूप से दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान होता है वो तैमूर और उसका पुत्र शाहरुख ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं मुबारक शाह आता है जिसने शाह की उपाधि को भी धारण किया है, स्वयं को सुल्तान घोषित किया है, खलीफा के प्रति निष्ठा व्यक्त की है, अपने नाम के सिक्के चलाए हैं। अपने वंश का खिज्र खां के उत्तराधिकारियों में योग्यतम सुल्तान था जिसने पंजाब, मालवा और जौनपुर के राज्यों से संघर्ष किया है। पंजाब में खोखरों के विरुद्ध संघर्ष किया है। खोखर मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि सियालकोट से लेकर रावलपिंडी और लाहौर तक के संपूर्ण क्षेत्र में अत्यधिक डोमिनेंट कास्ट थी और आज भी है। इनका नेता जसरत खोखर था। उस समय ये हिंदू हुआ करते थे, बाद में धीरे धीरे कन्वर्ट होकर मुसलमान धर्म, इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है, लेकिन खोखर काफी डोमिनेंट कास्ट है। इनके नेता जसरत खोखर थे। तो जसरत खोखर से इसका मुकाबला होता है मुबारक शाह का और इसको पूरी तरह से पराजित नहीं कर पाता है लेकिन नियंत्रित करने में सफल होता है। इसके अलावा जौनपुर से संघर्ष होता है, मुबारक शाह की हत्या होती है। हम देखते हैं इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो है मुबारकाबाद नगर की स्थापना और सरहिंदी को संरक्षण प्रदान करना। फिर हम देखते हैं मोहम्मद शाह आते हैं। मोहम्मद शाह का जो सबसे महत्वपूर्ण काम हम कह सकते हैं कुछ भी नहीं है। इनके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि इन्होंने बहलोल लोदी को पुत्र कहकर संबोधित किया है और खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। ये पूछ लिया जाता है बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि किसने प्रदान की, तो मोहम्मद शाह ने प्रदान की। किसने पुत्र कहकर संबोधित किया है, तो मोहम्मद शाह ने। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। महमूद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण इसके समय में किया है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका जो पुत्र होता है ये इस बात मामले में इंपॉर्टेंट है कि ये सैयद वंश का अंतिम सुल्तान होता है और इसके अलावा स्वेच्छा से इसने दिल्ली में सुल्तान की गद्दी को छोड़ दिया और बदायूं में स्वेच्छा से रहना स्वीकार किया। अपने वंश का सबसे अयोग्य सुल्तान है। तो हम देखते हैं यहां पर इस प्रकार से ये सैयद वंश की श्रृंखला, सैयद वंश के संपूर्ण सुल्तान समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको लोदी वंश की स्थापना के बारे में बताया जाएगा। ये लोदी कौन थे, कहां से आए थे और लोदी वंश में हम देखते हैं बहलोल लोदी के द्वारा
लोधी वंश की स्थापना की जाती है। उसके बाद सिकंदर लोधी के द्वारा इस लोधी वंश को सुदृढ़ता प्रदान की जाती है। इब्राहिम लोधी इस वंश का अंतिम सुल्तान होता है, जो बाबर के साथ में पानीपत के युद्ध में पराजित होता है और मारा जाता है। और इसके बाद मुगल राजवंश की भारत में स्थापना होती है। लेकिन मुगल राजवंश की स्थापना से पहले तो लोधी वंश के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत की कला और संस्कृति, दिल्ली सल्तनत के समय सामाजिक स्थिति, दिल्ली सल्तनत के समय भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, भारत में विभिन्न प्रांतीय राज्यों का उदय जो कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक थे, इन सब के बारे में बिंदुवार आपको बताया जाएगा। इसके अलावा उस समय के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो विभिन्न स्टेट सिविल सर्विसेज में और यूनियन पब्लिक सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा, जिससे कोई भी फैक्ट आपके किसी भी एग्जाम में ना छूटे। इसके बाद हम देखते हैं, ये सब करने के बाद फिर मुगल वंश पे बाद में आएंगे। आपको इसके पीछे देखने के लिए मेरी जो वीडियोज पड़े हुए हैं, तुगलक वंश से पहले खिलजी वंश से पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना और गुलाम वंश के बारे में, इस्लाम का उदय, भारत में इस्लाम का प्रवेश, इन संपूर्ण तथ्यों के बारे में तमाम वीडियो जो मेरे पड़े हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और उन्हें लिंक और शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।